बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों की जारी की गई रकूम के इस्तेमाल और इन पर महकमों की जानिब से जारी रिपोर्ट्स पर नजरसानी करती है। महकमों की ऑडिट पैरास को देखती है। करप्शन, फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन और इरेगुलरिटीज के मुर्तकिब अफराद, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हों या फिर सियासतदान, नैब और दीगर इदारों के जरिए एहतसाब करती है और लूटे हुए अवाम के टैक्स के पैसे को कौमी खजाने में वापस जमा भी करवाती है। अब तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गुज़श्ता 3 सालों में तकरीबन 500 अरब रुपए के करीब जो है वो लूटी हुई रकम कौमी खजाने में वापस जमा करवा चुकी है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। खबर ये सामने आई है जी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुकूमती मेंबरान की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक पीएसी मेंबरान ने करप्शन से मुतल्लिक तमाम मामला जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया है। अरकान के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी करप्शन के मामलात पर संजीदा नहीं है। जितने करप्शन के मामलात हाईलाइट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी दबा देती है। तमाम फाइल्स ब्यूरोक्रेसी के पास से होकर गुजरती हैं। सराय का कहना है कि अरकान ने कहा कि मामलात नैब को भिजवाते हैं, वहां भी करप्शन केस पर बड़ा कदम सामने नहीं आता। पीटीआई रहनुमा रियाज फतियाना और नूर आलम खान ने पीएसी की कारकर्दगी से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को बताया। गुज़श्ता रोज की खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पीएसी में हुकूमती अरकान की फहरिस्तें तलब की थी। आज मेंबरान से मुलाकात हुई और नसीहत की कि तैयारी के साथ पीएसी की मीटिंग्स में जाएं। क्या वजह है कि पीटीआई मेंबरान करप्शन के मामला छुपाने का इल्जाम ब्यूरोक्रेसी पर आखिर क्यों लगा रहे हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना तनवीर हुसैन साहब, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारा जो है वो राब्ता हो जाए और उनसे हम जो है वो इस तमाम मामले के बारे में पूछें कि आखिर ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान की जो बातें वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताते हैं उनमें कितनी सदाकत है, और अगर वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं और वो ये कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो मेंबरान हैं वो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, तो चूँकि एक ऑपोजिशन का ताल्लुक है राना तनवीर हुसैन साहब का, तो कोई वहाँ से तो नहीं कोई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी होती हैं? और इसके अलावा साबिक ब्यूरोक्रेट और ये मकबूल जान साहब, मशहूर एंकर पर्सन, तज्जियाकार, बहुत शुक्रिया और ये साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और ये सब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट पैरास को सामने लाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी कितनी इन्वॉल्व होती है इस सारे काम में? देखिए, जिस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक वक्त आता है उस वक्त तक बहुत कुछ आगे गुजर चुका होता है। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त एक बजट पास होता है तो असेंबली का जो ताल्लुक खत्म हो जाता है, वो बजट जो है महकमों को दे दिया जाता है। अच्छा। महकमे पूरा साल लगा के उसको खर्च करते हैं। जब वो महकमे खर्च करते हैं तो उसके साथ साथ होता यह है कि फिर उनका एक ऑडिट होता है। पाकिस्तान में 2 महकमे हैं, एक है अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, एक है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान। अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान जो है वो प्री ऑडिट करता है, यानी उनके चेक जो हैं वो जारी होते हैं पहले थोड़ा सा देख के, लेकिन ऑडिटर जनरल जो है वो उनका ऑडिट करता है। अब ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट जाती है सेक्रेटरी के पास महकमे के, उसको कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर अगर 100 पैरे हैं तो 90-95 पैरे जो है वो खत्म हो जाते हैं वहीं पर, वो किसी भी सियासतदान के पास नहीं जाते और वो जाहिर बात है कानून बना होता है। कुछ होते हैं पैरे जो बाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाते हैं, ये होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फिर उनको बुलाती है और उसके बाद कहती है, फैसला करती है। उनका काम फैसला करना है, ब्यूरोक्रेसी तो वहाँ ताल्लुक ही नहीं रह जाता। असल मसला ये है कि हालत इनकी ये है, 10 साल पुराने पैरे भी अभी तक चल रहे हैं और वो 10 साल पुराने पैरों पर भी अभी तक काम हो रहा है। ये इनकी इफेक्टिवनेस का हाल होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। नहीं तो फिर और साहब ये जो भी जवाब पेश किया जा रहा है, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्या गलत इन्फॉर्मेशन पास की जाती है और क्या खुद जो काम नहीं किया और अपनी काहली को छुपाने के लिए इस तरह के जवाब गढ़े जा रहे हैं? जी, बुनियादी तौर पर मसला यही है कि जब आपके आते आते तो ब्यूरोक्रेट का काम खत्म हो चुका होता है। सारे के सारे पैरे जो हैं वो आपके पास वहां पर पहुंच जाते हैं। आपने उस पर गौर करना है, आपने उस पर ऑर्डर पास करना है, आपने उसके ऑर्डर के बुनियाद पर रिकवरी होनी है, आपने उसके ऊपर सजा तजवीज़ करनी है। ब्यूरोक्रेट वहां से कहाँ से आ गया? सारा तो वहाँ मौजूद हो गया। वो कहते हैं जी ब्यूरोक्रेट कॉपरेट करते, आप सेक्रेटरी को बुलाते हो, जो कॉपरेट नहीं करता आप उसको सजा दो, आप उसको एंटी करप्शन को रेफर करो, नैब को रेफर करो, खत्म करो मसला। ये कैसे होता है कि वो कॉपरेट नहीं करेगा आपको? सही। अब और ये सब ये मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह की बात नहीं है जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के इल्म में ना हो। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन वज़ीर-ए-आज़म साहब को दी जाती है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या मनन यकीन कर लेते हैं इस तरह की बात के ऊपर? क्या समझा जाए इसको? देखिए, मैं 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनके सामने जो भी पिक्चर पेश की जाती है वो एक दिन को उसको यकीन करते हैं,
कुछ हफ्ते के बाद उनकी वो पिक्चर सारी की सारी कोई और बदल जाती है, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि क्या चीज है। ब्यूरोक्रेसी ने उनको बिल्कुल घुमा के रखा हुआ है 3 साल पे, और वो जिस तरह के ब्यूरोक्रेट होते हैं, मैं आपको अंदाजा नहीं, देखिए पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेट है ना, ये सारी करप्शन बेसिस इन्हीं के साथ चलती है। आप खुद देखें कि अपना जर्नल है उसको 5 से 7 साल लगते हैं फाइल पढ़ते हुए, समझते हुए। और दूसरी बात ये होती है कि अपना जो पॉलिटिशियन है कहता है, लेकिन उसको बिल्कुल समझ नहीं आती कि कैसे होना है। तो ये अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप खुद सोचें क्या हो सकता है। सही, बहुत शुक्रिया जी। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम कोशिश करें कि राना तनवीर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हो रहा, हम उनसे भी जान सकें कि आखिर कहाँ पर ये काम जो है वो अटक जाते हैं। और आप चूँकि चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, तो कहीं आपकी तरफ से तो कोई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी नहीं होती जिसकी वजह से हुकूमत काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तो ये जवाब पेश करें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। गरीब आदमी के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब सा बन चुका है, बल्कि अब तो अपर मिडिल क्लास तबका भी प्रॉपर्टी खरीदने से कासर है। हुकूमत एक जानिब तो घरेलू तामीरात की मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ करवा रही है, अपना घर बनाने के लिए आसान शराइत पर कर्जा जान दिए जा रहे हैं, 50 लाख घर बनाने की बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज के मंसूबे भी पेश किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेकर बहुत संजीदा भी नजर आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और इतनी ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं कि कर्जा जात की वापसी की शर्त अगर आसान इकसात की बजाय ये कह दिया जाए कि ना भी वापस किया जाए तो ठीक है, तो फिर भी प्रॉपर्टी खरीदना जो है वो नामुमकिनात में से। आज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR ने कराची और लाहौर समेत 40 बड़े शहरों में गैर मनकूला जायदाद की कीमतें बढ़ा दी हैं, और इस सिलसिले में अब कराची में प्रॉपर्टी की कदर से मुताल्लिक तफसीलात जारी की गई हैं। मुतादिद कैटेगरीज बनाकर रेट्स बढ़ाए गए हैं जी। FBR के मुताबिक कराची में पॉश एरियाज A1 कैटेगरी में फी स्क्वायर यार्ड मकान की जो कीमत है वो 81,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि सरकार से मंजूर शुदा कच्ची आबादियों का फी स्क्वायर फीट मकान जो रेट है वो 5,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। ये कानून दूसरे शहरों पर भी लागू होगा। क्या वजह है हुकूमत ने इस वक्त ये फैसला किया है? अमूमन ऐसे फैसले हम देखते हैं कि फिस्कल ईयर यानी जून और जुलाई के दरमियान में जो है वो होते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मलिक साहब, सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं रेका के। बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। FBR ने नोटिस जारी किया। एहसन मलिक साहब, आपने भी पढ़ा, क्या कहते हैं? तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है ये फैसला करने से कबल? आयशा, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों ब्लंडर पे ब्लंडर करती जा रही है। अच्छा। आपने बहुत अच्छी बात की स्टार्ट में कि ये जो वैल्यूएशन टेबल है बेसिकली ये हमेशा फिजिकल ईयर के ऊपर सेटल होता है। लास्ट टाइम ये 23 जुलाई 2019 में ये वैल्यूएशन टेबल बढ़ा था, और उसमें तमाम पाकिस्तान की जो एसोसिएशंस हैं उनको ऑन बोर्ड करके रियलिस्टिक फिगर के ऊपर क्लोजर टू मार्केट वैल्यू के हिसाब से इन्होंने FBR वैल्यू बढ़ाई, जिसमें कंफर्टेबली सारी ट्रांजैक्शन मिटरलाइज हो रही थी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि आप हर साल 10%, 15% FBR वैल्यू को इंक्रीज करते जाए, ताकि हम क्लोजर टू मार्केट वैल्यू चलते रहे। साथ साथ ये जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी है वो साथ साथ इन बुक्स में आती जाए। इस दफा जो इन्होंने 1 दिसंबर को, कल इन्होंने जब ये लेटर निकाला है SRO को, शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे मुझे पता चला, तो उसके बाद से हमने इसको अपोज करना शुरू किया डिफरेंट मीडियम्स पे। और उसके साथ जो इसमें सबसे बड़ी हैरान कुन बात यह है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, कि आप एक इंस्पेक्टर पे FBR के कैसे रिलाई कर सकते हैं कि वो एक एरिया की मार्केट को डिटरमिन कर ले या उसका रेट फाइनलाइज कर ले। सही है। हमने फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर, मेरे पास अवेलेबल है, ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरा लेटर चेयरमैन FBR को लिखा कि जनाब हमें पता चला है कि आप FBR वैल्यूएशन बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको बराए मेहरबानी रियल स्टेक होल्डर या उस एरिया की रियल एस्टेट एसोसिएशन को ऑन बोर्ड किए बगैर आप कोई वैल्यूएशन टेबल ना बढ़ाइएगा। उससे एक अनरेस्ट मार्केट में आ जाएगा, क्योंकि ऐसी
अनोमलीज आ जाएंगी जो फिर दूर करते हुए टाइम लगता है, और वही हुआ जिसका हमें डर था। 100% से लेके 700% तक इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं। मैं एक दो छोटे छोटे एरियाज हैं, मैं आपको बताता हूँ जो नॉमिनल, आप मिडिल क्लास तबके की जो एरिया है, हमारा एक सेक्टर है इधर इस्लामाबाद में, DHA वैली, उसका प्रीवियस रेट था 1 लाख रुपए पर मरला, अब इन्होंने कर दिया है 5,85,000 रुपए पर मरला। और मैं ये आपके चैनल के थ्रू ओपन ऑफर करता हूं कि 20 लाख रुपीस के हिसाब से जितने प्लॉट ये गवर्नमेंट परचेज करना चाहे हम इनको देने को तैयार हैं, ये हमें पेमेंट कर दें। अच्छा। पर इनको पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, ये चीजें इंटेंशनली कर रहे हैं या अनइंटेंशनली कर रहे हैं। बट मैं ये समझता हूं इस इकदाम से ये रियल एस्टेट सेक्टर डैमेज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक व्हील थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी जैम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो क्या कहते हैं स्टेक होल्डर्स जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किस किस्म के खदशात का जो है इजहार किया जा रहा है, उनकी क्या राय है? और अभी जो आपने एक कोशिश की कि किसी तरीके से रियलाइज कराया जाए हुकूमत को, उसका कोई जवाब मिला है आपको, या लगता है कि इसके ऊपर बात हो सकती है, हुकूमत रियलाइज कर सकती है इस चीज को वापस? आयशा, हम सैटरडे को इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और जो कंसर्न क्वार्टर्स है उनमें हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि काइंडली ये जो आपने SRO उजलत में इशू किया है, IMF के प्रेशर में किया है, या इनकॉम्पिटेंट टीम जो FBR की है उसकी नालायकी की वजह से ये SRO इशू हुआ है, इसको आप अंडू करें, इसको रिवर्स करें, और हमारे साथ बैठ के हर एरिया को हम इस हक में है कि वैल्यूएशन टेबल बढ़ना चाहिए और क्लोजर टू मार्केट वैल्यू के करीब होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 700% वैल्यू ऊपर आप लेकर चले जाएं, जो कि लोगों के पास इतने पैसे ही ना हो कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकें या बाय कर सकें। इतनी उजलत में इस तरह के फैसले करने की वजह एहसन मालिक साहब क्या हो सकती है? जैसे कि हमने शुरू में भी कहा कि इस तरह के फैसले जो है फिस्कल ईयर यानी जून जुलाई में किए जाते हैं, मगर अब क्या वजह है कि इस वक्त ये फैसला जो है वो करना पड़ा? अपेरेंटली जो चीज समझ में आ रही है वो तो ये है, ये जो गवर्नमेंट अभी बात सुनाई दे रही है कि जो अभी मिनी बजट तैयार किया जा रहा है दिसंबर में, उसके लिए शायद ये इस चीज को करना चाह रहे हैं, प्लस कोई IMF का प्रेशर है। बट मैं ये समझता हूँ इस काम को करने से ये कोई पेट्रोल नहीं है कि लोग इसके बगैर, पेट्रोल के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी है, लोग क्वाइट होके बैठ जाएंगे, आपको जो रेवेन्यू आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा, चाहे वो जितनी भी आपका जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है 50 लाख घरों का, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिल्कुल, अगर उनको कोई गलत फहमी है तो वो शायद दूर हो जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि जो नया पाकिस्तान की टीम है वो शायद सो रही है या उसके नॉलेज में ये चीज नहीं है। एक और चीज मैं आपके तवज्जो से क्लियर करना चाहता हूँ लोगों को, अपने रियल्टर भाइयों को, वो एक पिक्चर पेंट की जा रही है कि जो DNFBP अभी रिसेंटली लोगों को रजिस्टर किया जा रहा था, DNFBP का, क्योंकि 2-3 चैनल्स में ये बात हुई है, हम रियल्टर्स ने किसी परचेजर का या सेलर का डाटा किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को नहीं प्रोवाइड करना। हमारी ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, ना FBR के साथ, ना नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ। क्योंकि कल 2 मैं टॉक शोज देख रहा था, उनमें एंकर साहिबान भी ये बार बार बात कर रहे थे कि तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स को अब डाटा प्रोवाइड करना होगा, बायर्स का, सेलर्स का। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। अभी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो इस चीज को सीरियसली देखे और इस चीज को फौरी तौर पे अंडू करवाए। ये जिसकी भी नेग्लिजेंस है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि ये जो अनरेस्ट मार्केट में आया है ये इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाए तो बेहतर है। और जिस चीज को आप क्लेम करते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, ये फॉरेन रेमिटेंस भी इमीडिएटली ड्रॉप कर जाएगी।
अच्छा एहसन मलिक साहब, अब हमने देखा था कि दावे तो बहुत बड़े बड़े थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खास तौर पर लेकर, बाकायदा एक इंडस्ट्री उसको डेवलप करने की बात हुई, फिर लोगों को जो ख्वाब दिखाए गए, जो दावे किए गए कि जी 50 लाख घर बनेंगे और अब जो है वो लोगों का जो अपना घर का ख्वाब है वो भी सच होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये IMF के साथ जो मुआहदा है उसके असरात अब इस इंडस्ट्री पे इस हद तक भी पड़ सकते हैं कि आपको ये इंडस्ट्री जो है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान में? आयशा, बेसिकली इनसे चीजें मैनेज नहीं हो रही या इनको मैनेज करने नहीं दिया जा रहा। आप स्टील की प्राइसेस देख लें कहां चली गई हैं। आम आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया है। और ये जो 50 लाख घरों की बात है, ये पेपर्स में ही ज्यादा है, ऑन ग्राउंड रियलिटी में इतना नहीं है। आप भी मतलब आपकी भी इस पे वर्किंग होगी, आप भी मुझे चेक करके बता दें कि कहां पे 50 लाख तो छोड़े, ये 5,000 घर बता दें जहां पे कोई घर बन चुके हैं। इशू ये है, ये गवर्नमेंट ने नंबर गेम्स ऐसे रखे हुए हैं, फिगर्स में लोगों को इतना उलझा दिया है कि लोगों को समझ ही नहीं आती है। अभी जो करंट इशू है ये FBR वैल्यूएशन टेबल का, अगर इस गवर्नमेंट ने इसको सेटल ना किया तो जो अनरेस्ट मार्केट में आएगा वो भी इस गवर्नमेंट से ऑब्जॉर्व नहीं हो सकेगा। सही। तो एहसन मलिक साहब, आप लोगों की तरफ से अगर ये हुकूमत से बात होती है तो किस किस्म की सजेशंस जो हैं वो दी जाएंगी या फिर दी जा सकती हैं? आप लोग क्या सोचते हैं कि किस तरीके से जो है वो इस अनरेस्ट को होने से बचाया जा सकता है? आयशा, हमने जो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर को और चेयरमैन FBR को, बल्कि सो मच सो जो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं, जिनकी ये ड्यूटी थी कि यहाँ पे इस्लामाबाद की एवेल्युएशन करके उन्होंने जमा करवानी थी, मैं फिजिकली उनसे मिला, उनको रिक्वेस्ट की एंड शी प्रॉमिस्ड कि हम आप लोगों को ऑन बोर्ड करके वैल्यूएशन करेंगे। जो चेयरमैन FBR के PS हैं, डॉक्टर नवीद खालिद साहब, उन्होंने भी इस चीज की यकीन दहानी कराई थी कि रियल एस्टेट एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड किया जाएगा और फिर वैल्यूएशन की जाएगी। अभी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि आपने ये जो वैल्यूएशन की है इसको अंडू करें, इसको यहीं पे स्टॉप करें और नई वैल्यूएशन के लिए आप पूरे पाकिस्तान की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, हर एरिया की एसोसिएशन को अब उस एरिया का रीजनल टैक्स ऑफिस बुलाए और उनकी मशावरत के साथ वैल्यूएशन टेबल को बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक व्हील चलता रहे और एक लोगों का रोजगार भी चलता रहे, वरना हम लोग भी रोड पे होंगे और उसी तरह PM हाउस के सामने खड़े होंगे या चेयरमैन FBR के ऑफिस के बाहर खड़े होंगे। सही जी, बहुत शुक्रिया। एहसन मलिक सेक्रेटरी जनरल रेका हमारे साथ मौजूद थे। और किसी भी मुद्दे का या हुकूमत जो भी फैसले अपने तय ले रही है उसके पीछे एक तो वही वाली चीज़ है कि IMF निकलती है और उसके बाद फिर जो चीज़ें हैं वो हमें एहतजाज की तरफ या सड़कों पर आती हुई नजर आती हैं। तो ये भी उनमें से एक ऐसा ही मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। मिनी बजट तैयार हो चुका है जी। चेयरमैन FBR डॉक्टर इशफाक अहमद के मुताबिक जब हुकूमत कहेगी पेश कर देंगे। सेल्स टैक्स की छूट को वापस लिया जा रहा है, लग्जरी अशिया की दरामदात पर टैक्स लगाए जाएंगे, दरामदी गाड़ियों पर इजाफी टैक्स की सिफारिश भी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स रिफाइनरी स्टेज पर लागू होगा। खाने पीने की अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। जबकि FBR ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 40 बड़े शहरों में गैर मनकुला जायदाद की वैल्यू भी बढ़ा दी है। शायद ये मिनी बजट IMF की शराइत का ही शाखसाना है और यही वजह है कि हुकूमत ने करंट तिजारती खसारे को कम करने के लिए तैयार गाड़ियों की दरामदाद 2022 जनवरी ता जून बंद कर दी है। रवा माली साल के इब्तदाई 4 महीने यानी जुलाई से अक्टूबर के दौरान जारी खातों का खसारा कम होने की बजाय बढ़कर 5.1 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। गाड़ियों पर पाबंदी के अलावा 10 से 12 लग्जरी अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद करने और रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे का भी फैसला किया गया है ताकि जारी खातों के खसारे में इजाफे को रोका जा सके। IMF मुसलसल ये कहता आ रहा है कि इंपोर्ट्स कम की जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं, मगर हुकूमत के दादो शुमार और इशारियों के बरक्स मुआशी हकायक दिन ब दिन अलार्मिंग होते जा रहे हैं।
डॉलर इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए 42 पैसे का हो चुका है। हैरानकुन बात यह है कि तवील अरसे तक जंग का शिकार रहने वाले पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की करेंसी के मुकाबले पर भी पाकिस्तानी करेंसी मुसलसल ज़वाल पजीर है। इस वक्त एक पाकिस्तानी रुपए की जो कीमत है वो 54 अफगानी पैसे के बराबर हो गई है। यानी पाकिस्तानी 100 रुपए के एवज आपको 54.71 रुपए अफगानी मिलेंगे। यही नहीं, गुज़श्ता 2 रोज से कराची स्टॉक एक्सचेंज शदीद मुतासर है जी। 100 इंडेक्स में मुसलसल 100 इंडेक्स जो है इसमें मुसलसल कमी होती जा रही है। अब तक सरमायाकारों के 322 अरब रुपए डूब चुके हैं। सरमायाकारों का हुकूमत से एतबार उठने लगा है, जिसका असर हर तरह की मार्केट पर नजर आ रहा है इस वक्त हमें। इन्हीं असरात की वजह से महंगाई बेकाबू हो गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जो है वो नवंबर में महंगाई 11.5% हो गई। अक्टूबर में महंगाई 9.2% थी। नवंबर 2020 में महंगाई 8.3% थी और अब महंगाई जो है वो 21 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। लेकिन हुकूमती वज़रा की नज़र में मुल्क जो है अभी भी दरुस्त में जा रहा है। अगर कुछ गलत है भी तो वो साबका हुकूमतों की वजह से हो रहा है। अवाम मुसलसल मुआशी पस्ती का शिकार होती जा रही है, जबकि वज़रा सब अच्छा बोल रहे हैं। या IMF के पास जाने की वजह साबका हुकूमत को भी कह रहे हैं। देखिए अभी बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कौन समझाए कि मुल्क दिवालिया होता चला जा रहा है। किसी एक पॉलिसी को अपनाएं, ऐसा ना हो कि कर्ज में डूबी अवाम हकीकी तब्दीली ले आए। जैसे गवर्नर पंजाब गुज़श्ता कुछ रोज से बदले नजर आ रहे हैं। कल कहा कि वो नहीं हुआ जो हम करना चाहते थे, और आज IMF के हवाले से क्या कहा, देखिए जरा। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लखवानी, और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चार्टी नहीं है, लोन है, हर चीज लखवानी उन्होंने। $6 बिलियन देके 3 सालों में देना है। मुल्क में वज़रा कह रहे हैं कि सब अच्छा है, गवर्नर चौधरी साहब बरतानिया में कुछ और ही कह रहे हैं। लेकिन इन सबसे अहम यह है कि इस वक्त मुआशी इशारे क्या कह रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी फारूक सलीम साहब, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। फारूक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत को मिनी बजट लाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्या IMF की तरफ से जो शराइत मिल रही हैं ये इतलाक उसी वजह से किया जा रहा है? देखिए, जो ओरिजिनल मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान वजारत ख़जाना ने IMF के साथ किया था, वो उनके एग्जेक्टिव बोर्ड के साथ हुआ था और मार्च की 24 तारीख को हुआ था। उस वक्त हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जो थे वो डॉक्टर हफीज़ शेख साहब थे। वहाँ पे हमने 3 बड़े वादे किए थे। एक वादा किया था कि बिजली की मद में 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा, 5 से 6 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। दूसरा वादा किया गया था कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर 30 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा और उसके नतीजे में कोई 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। और तीसरा बड़ा वादा ये था कि कोई 350 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं जिन पे अभी एग्जम्पशन दे रखी है, वो एग्जम्पशन वापस ले ली जाए। अब ये मार्च का महीना है, पाकिस्तान के वादे हैं IMF के साथ। अप्रैल में आपको पता है कि हमारे पास एक नए वज़ीर ख़जाना साहब आ गए, शौकत तरीन साहब आ गए, और उन्होंने ये कहा कि मैं बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाऊंगा और गर्दिशी कर्जात पे भी काबू पा लूंगा, मैं टैक्स भी नहीं बढ़ाऊंगा और मैं टैक्स के रेवेन्यू भी बढ़ा लूंगा। तो उसके ऊपर IMF ने उनको इजाज़त दे दी कि हम 6 महीने के लिए साइट पे हो जाते हैं, आपके पास जो जादू की छड़ी है उसको आप इस्तेमाल करें और जो आप वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उनको पूरा करके दिखा दें। अब वो 6 महीने गुजर गए और शौकत तरीन साहब की जो जादू की छड़ी है उसने काम नहीं किया। तो हम वापस IMF के पास चले गए और मजबूर हो गए जाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो मुज़ाकराती स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, वो कमज़ोर हो गई 6 महीने गुजरने के बाद, और हम मजबूर थे कि IMF जितनी भी शराइत हमारे ऊपर लगाए, अब हम उसको कबूल करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी हो गया था। मुझे यकीन है कि हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तानियों को किसी तरह रिलीफ दी जाए। अच्छा। शायद इलेक्शन की तैयारी में रिलीफ दी जाए, वोट मांगा जाए उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन अगर IMF का हिस्सा बनते हैं, उनके पैकेज में जाते हैं, तो फिर IMF जो है वो किसी किस्म की रिलीफ की इजाज़त नहीं देगी। अगर IMF में नहीं जाते तो जिस तेज़ी से डॉलर्स के ज़खायर जो हैं वो गिर रहे हैं, अगले 12 महीने के लिए हुकूमत चलाना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। तो हुकूमत बहुत डिफ़िकल्ट पोज़ीशन में है, बहुत मुश्किल फ़ैसला करना हो।
सही। तो फरूख सलीम साहब, आप कौन संभालेगा, किसको समझ आएगी? क्या हम फिर देखेंगे कि कुछ अर्से बाद नए वज़ीर ख़ज़ाना होंगे, फिर उन पे जो है तकिया किया जाएगा कि शायद यही डूबती नैया को संभाल लें? देखिए, दिस तो ओनली टाइम विल टेल। अगर तारीख आप सामने रखती हैं तो पिछले 40 महीने जो पीटीआई की हुकूमत के गुजरे हैं, टेक्निकली औसतन 5 वज़ीर ख़ज़ाना आए हैं और गए हैं। तो आप समझिए कि 9-10 महीने मिलते हैं एक वज़ीर ख़ज़ाना को, और ये 9-10 महीने काफ़ी नहीं है कि कोई पॉलिसी का माहौल पैदा किया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जा सके। तो टीम जो है वो भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई कोशिश कर रही है कि तश्कील दी जाए। देखिए, ये किसी भी मुल्क की मईशत को कामयाबी से चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि 4 फेजेज़ होते हैं। पहले फेज़ में आप टीम तश्कील देते हैं, फिर वो कई महीने वो टीम बैठती है, मनसूबाबंदी करती है, हिकमत अमली बनाती है, प्लान सामने लाती है। फिर तीसरे फेज़ में उन प्लान्स और उन मनसूबाबंदी के ऊपर अमल दरामद होता है, और चौथे फेज़ में जाके फिर नताइज सामने आते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 60% वक़्त जो है वो पीटीआई हुकूमत का गुज़र चुका है, और अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी टीम तश्कील दी जा रही है, तो यानी कि हम तो पहले पीटीआई अभी मरहले में है ना फेज़ अभी। 1 में अटकी हुई है। हाँ, अभी हाँ। पहले मरहले में अटके हुए हैं, तो ये तवक्को रखना कि बाकी जो 2 साल रह गए हैं उसमें किसी किस्म के नताइज सामने आ पाएँगे, मैं समझता हूँ कि वो तवक्को रखना गलत है। सही। अच्छा, जनवरी में के पहले हफ्ते में मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। लगभग 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। मज़ीद कितना बोझ और आवाम बर्दाश्त कर पाएगी फरूख सलीम साहब? इदारा शुमारियत के मुताबिक गुज़श्ता 21 महीने की बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त महंगाई। जी, आपने इन्फ्लेशन का रेट बताया 11.5%। मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेट जो दोबारा से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया है, जो वो कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसका मतलब ये है कि जिसमें तकरीबन 50 के लगभग जो ज़रूरत की अशिया हैं, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, उनमें जो महंगाई आई है वो 18% आई। अच्छा। हैरानकुन महंगाई है। और एक और होलसेल प्राइस इंडेक्स भी वही हुकूमती इदारा बताता है, वो उससे भी ज़्यादा हैरानकुन है, वो 27% आई। होलसेल के ऊपर जो कीमतें बढ़ी हैं, वो 27% बढ़ी हैं, जिसका मतलब ये है कि यही होलसेल वाली कीमतें जो हैं, ये अगले चंद हफ्तों में रिटेल के लेवल पे आ जाएंगी, और इसका मतलब ये होता है कि रिटेल की लेवल के ऊपर कीमतें कम होने वाली नहीं हैं, बल्कि मज़ीद बढ़ने वाली हैं। आईएमएफ का आपने मिनी बजट का जिक्र किया। आईएमएफ ने इसरार किया है कि फाइनेंस बिल की शक्ल में वो नेशनल असेंबली में लाया जाए। ऑर्डिनेंस से काम नहीं चलेगा, और नेशनल असेंबली में वो बिल पास करना होगा। एक शर्त आपने उसकी बता दी, वो है कि 350 अरब रुपए के जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं अभी, उनको वापस लिया जाएगा। अगर उनको वापस लिया जाता है तो वो बिजनेसेस जो टैक्स एग्जेम्प्ट थे, वो अपना वही वाला बोझ जो है वो सार्फिन के ऊपर मुंतकिल कर देंगे, और मजीद महंगाई सामने आएगी। इसके अलावा कोई 200-250 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस भी आयद किए जाएंगे। फिर साथ ही साथ आप देखिएगा कि मेरा खदशा ये है कि जो शरह सूद है वो मजीद बढ़ाई जाएगी। अच्छा। जो बिजली के रेट हैं वो मजीद बढ़ाए जाएंगे, और मुशीर खजाना साहब ने खुद से कहा है कि 4 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफी टैक्स पेट्रोल और डीजल की मद पर आयद किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 80 अरब रुपया इजाफी बोझ होगा सार्फिन के ऊपर हर महीने। सही। अच्छा, करंट खसारा जो है वो 5 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। अब हुकूमत जिस तरह से प्लान करी तो लग ऐसा रहा है कि हुकूमत इंपोर्ट्स पर जो भारी टैक्स आयद करके या पाबंदियां लगा के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो ये मुमकिन कैसे होगा फारूक साहब, जबकि नजर ये आ रहा है कि मजीद टैक्सेस लगाने से महंगाई में तेजी से इजाफा भी होगा, जबकि डॉलर की वैल्यू भी मजीद बढ़ती चली जा रही है। देखिए, ये तजुर्बा जो है ये पहले कई हुकूमतें कर चुकी हैं। जब भी उनको बहुत बड़ा तजारती खसारा नज़र आता है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि इम्पोर्ट्स को किसी तरह कम किया जाए। अच्छा। वो आइंस्टाइन ये कहा करता था कि अगर बार बार आप एक ही तजुर्बा कर रहे हैं और इस तवक्को से बैठ जाएं कि नतीजा फ़र्क निकलेगा, तो उसने कहा कि दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सैनिटी, यानी कि ये बेवकूफ़ी की डेफिनेशन है कि आप तजुर्बा वही रिपीट कर रहे हैं और आपकी तवक्को है कि कोई नतीजा फ़र्क निकलेगा। मेरा ख्याल ये है कि इम्पोर्ट को कम करने की जो कोशिश है, उसके ऊपर 100% फोकस करना जो है वो गलत है। इम्पोर्ट हम कम नहीं कर पाएंगे
हमारा फोकस जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने में होना चाहिए और एक्सपोर्ट बढ़ा के जो तजारती खसारा है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इम्पोर्ट्स जो हम करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो आंसर है 35 से 40% वो एनर्जी का आंसर है। यानी कि हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं तो 20 अरब डॉलर का, अब अगर पेट्रोल कम इंपोर्ट करेंगे तो आप अपने स्टूडियो नहीं पहुंच पाएंगी, मैं अपने दफ्तर नहीं जा पाऊंगा, तो उसकी इंपोर्ट तो करना लाजमी है। इसी तरह कोई 2.5-3 बिलियन डॉलर का कोयला इंपोर्ट होता है, अगर हम कोयला इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे बिजली घर नहीं चल पाएंगे। इसी तरह कोई 2.5-3 बिलियन डॉलर की LNG कतर से इंपोर्ट हो रही है, अगर वो इंपोर्ट नहीं होगी तो गैस की ऑलरेडी पाकिस्तान में किल्लत है और हमारे बिजली घर भी गैस के ऊपर चल रहे हैं। तो इंपोर्ट कम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहली हुकूमतों ने ये कोशिश कर देखी है और वो कामयाब नहीं हुई। सही। अच्छा, एक और चीज़, ये जो अभी चौधरी सरवर साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट उनका हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि 6 बिलियन डॉलर जो है तय पाया IMF के साथ और 2 बिलियन डॉलर सालाना IMF हमें देगा, वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन वो आगे ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने इसके बदले हमसे सब कुछ लिखवा लिया है। तो ये कोई बाहर का बंदा नहीं कह रहा, ये कोई ऑपोजिशन का बंदा नहीं कह रहा, ये चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं जो कि PTI के साथ मुंसलिक है। देखिए, चौधरी साहब ये कह रहे हैं और बरतानिया में ये कह रहे हैं। बरतानिया में जो लोग रहते हैं वो अपनी कार भी लीज पे लेते हैं, उनके घर के ऊपर भी मॉर्गेज होता है, वो अपने घर में जो टीवी लाते हैं वो भी लीज पे लेके आते हैं और वो ये जानते हैं कि जब वो कर्जा लेने जाते हैं बैंक के पास तो बैंक उनसे सख्त तरीन शराइत पे ये कर्जा देता है। तो पाकिस्तान जो है वो मजबूर है, वो कर्जा लेने गया है IMF के पास। हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी थी कि हम ज़बरदस्ती IMF के पास जाएं, हम मजबूर होकर जाते हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से IMF के पास जाते हैं, हम अपने तिजारती खसारे की वजह से IMF के पास जाते हैं, हम अपने बजटरी खसारे की वजह से IMF के पास जाते हैं, हम अपनी माशी पॉलिसीज की फेलियर के नतीजे में IMF के पास जाते हैं। तो IMF जो है वो सख्त तरीन शराइत देता है, जो भी कर्जा दे रहा है वो अपनी शराइत रखता है। सही, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल जो क्रैक्स है उनकी गुफ्तगू का वो यही है कि मुआशी इशारे जो है वो बड़े बड़े लाल किस्म के, लाल रंग के जो अलार्म्स हैं वो बजा रहे हैं। बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है जो इस वक्त हुकूमत शायद मैनेज नहीं कर पा रही है, मैनेज करने